तो नमस्कार दोस्तों, संपूर्ण हिंदी व्याकरण कोर्स क्लास नंबर 2 में आपका स्वागत है। और आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो है हिंदी का इतिहास। यहाँ पे हिंदी साहित्य नहीं मैंने लिखा है, ये हिंदी का इतिहास है कि हिंदी भाषा का जो इतिहास है वो क्या रहा है। और 300 घंटे का जो कोर्स है वो महज मैं 30 घंटे में कंप्लीट कराने वाला हूँ। और दोस्तों ये हमारी दूसरी क्लास होने वाली है। यदि आप लोगों ने क्लास 1 नहीं देखी है तो क्लास 1 को ज़रूर देख लीजिएगा। उसमें हमने सिलेबस को डिस्कस किया है और ये सिलेबस रहा यहाँ पे। तो आज की इस क्लास में हम पहला ये जो हमारा टॉपिक है जो कि है हिंदी का इतिहास, इसको कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, और ये सारे के सारे सिलेबस के प्रमुख ये मान लो टॉपिक हैं। तो चलिए दोस्तों, हिंदी का इतिहास जो कि आज का हमारा पहला टॉपिक है, इसको प्रारंभ करते हैं। बाकी दोस्तों आई होप दोस्तों आपको अच्छे तरीके से यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। तो दोस्तों कोई भी इतिहास है उसको जानने से पहले हमें ये जानना होगा ये ईसा पूर्व क्या कहलाता है और ये ईसवी क्या कहलाता है। अच्छा, क्योंकि समय दिया रहता है, आप लोगों अभी 2026 ईस्वी में हो, ठीक है, तो ये 2026 ईस्वी ही क्यों लिख रहे हैं, इसको कुछ और भी लिख सकते थे। तो दोस्तों सबसे पहले जिस समय ईसा मसीह का जन्म हुआ उस वर्ष को माना गया 0 ईसा। ठीक है, यानी कि जहां पे भी ईसा मसीह का जिस वर्ष में जन्म हुआ उसको 0 ईसा माना गया। उनके जन्म के बाद का जो समय है वो कहलाया ईसवी। याद रखना, ईसा मसीह के जो जन्म के बाद का समय है वो कहलाया ईसवी, और उनके जन्म के पहले का जो समय है वो कहलाया ईसा पूर्व। ठीक है, तो इसलिए इसको अंग्रेजी में BC और AD भी कह देते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देखना, जैसे ये होगा यहाँ पे ईसा मसीह का जन्म, तो इसके बाद इस प्रकार से समय चलेगा 1 ईसा, 2 ईसा, 3 ईसा, 4 ईसा, 5 ईसा, 6 ईसा, 7 ईसा और ऐसे ऐसे करके 2026 ईसा या ईसवी। ये वर्तमान समय अभी 2026 चल रहा है। और ऐसे ही पीछे जाएंगे अपन, जब 1 ईस्वी, 2 ईस्वी, 3 ईस्वी, 4 ईस्वी, 5 ईस्वी, 6 ईस्वी, 7 ईस्वी, 1000 ईस्वी, 2000 ईस्वी, ईस्वी पूर्व। यहाँ पे ईस्वी पूर्व रहेगा और यहाँ ईसा रहेगा। तो आप लोग इस चीज़ को समझ गए होंगे। अच्छा, मैं एक यहाँ पे एक प्रश्न पूछता हूँ। प्रश्न ये है कि 500 ईस्वी पूर्व बड़ा है या 400 ईस्वी पूर्व बड़ा है। एक व्यक्ति है जो कि 500 ईस्वी पूर्व में पैदा हुआ और एक व्यक्ति 400 ईस्वी पूर्व में पैदा हुआ। तो इनमें से कौन सा ईस्वी पूर्व कौन सा समयकाल बड़ा है, कौन व्यक्ति बड़ा है। तो आप लोग ये नहीं कहना कि ये 500 ईसा पूर्व लिखा है ये बड़ा है या फिर ये बड़ा है। ठीक है, तो अफकोर्स सी बात है, जो 500 ईसा पूर्व जो लिखा है ये 500 साल पहले हुआ है ईस्वी, ईसा मसीह के जन्म के। तो यहाँ पे 500 ईसा पूर्व बड़ा है जबकि 400 ईसा पूर्व छोटा है। तो यहाँ पे इस चीज़ को थोड़ा सा समझाना था। अब आप लोग ये नहीं कहना कि हिंदी साहित्य में इस चीज़ का क्या है, क्योंकि हिंदी का जो समयकाल है वो, अब देखो, ईसा मसीह के जन्म के 1500 साल पहले भारत में भाषा का विकास हुआ। जी हाँ दोस्तों, भारत में जो भाषा है उसका विकास ईसा मसीह के जन्म के 1500 ईस्वी पूर्व। ठीक है, इसलिए हम कहते हैं कि हिंदी जो भाषा है इसके पहले जो भी भाषाएं थी उनका विकास लगभग ईसा मसीह के जन्म के 1500 साल पहले हुआ। ठीक है, तो 1500 ईसा पूर्व के समय काल में सबसे पहले एक भाषा आती है जो कि है संस्कृत। भारत में ये भाषा आती है और ये जो भाषा है ये आर्यों के द्वारा लाई गई थी। अच्छा, ये आर्य कौन है, ये आपके दिमाग में एक प्रश्न आता है। तो आर्य एक जाति है जो कि मध्य एशिया से आए थे। मध्य एशिया में कौन कौन सा क्षेत्र आता है आगे हम बताएंगे। और ये मध्य एशिया से भारत आते हैं। आर्यों के भारत में, अब आर्य कोई भी जाति आएगी, कोई भी लोग आएंगे तो उनके आने का कोई ना कोई तो कारण रहेगा, कोई ना कोई तो रीजन रहेगा। तो आर्यों के भारत में आने के 2 कारण थे। अच्छा, कौन कौन से कारण थे। पहला कारण था पशुओं के लिए चारा। मध्य एशिया में चारा थोड़ी सा कम हो गया होगा या खत्म हो गया होगा, तो वो पशुओं के लिए चारागार को लेते लेते यहाँ पे भारत की ओर आ गए। दूसरा था व्यापार करना। दूसरे व्यापार के उद्देश्य से भी वो भारत आए थे। तो इसलिए जो आर्य जाति है ये पशुपालक जाति भी मानी जाती है। अब देखिए, मध्य एशिया, ये थोड़ा सा जनरल नॉलेज वाला प्रश्न है कि मध्य एशिया में कौन कौन से देश हैं, ये हम आपको बता देते हैं। तो मध्य एशिया में आता है कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान। ये आप लोग ये आपके नॉलेज के लिए ये चीज़ें मैं बता रहा हूँ। उज्बेकिस्तान, अफगानिस्तान, उत्तर पाकिस्तान, ठीक है, मंगोलिया, चीन का सिंजियान, रूस का साइबेरिया, हमारा लद्दाख,
तिब्बत और तुर्कमेनिस्तान। तो ये सभी मध्य एशिया के अंतर्गत आते हैं। आर्य हैं, ठीक है। अब जो आर्य आए हैं वह किस मार्ग से आते हैं, तो आर्यों का रास्ता देखना। सबसे पहले ये आते हैं हिंदकश पर्वत। हिंदकश पर्वत के बाद आते हैं ये सफ़ेद कोह पर्वत श्रृंखला में, और इसके बाद आते हैं ये खैबर दर्रा से होते हुए, जिसे दर्रा एक खैबर कहते हैं, जिसकी कुल मिला के 50 किलोमीटर लंबाई है और सबसे कम चौड़ाई है मात्र 10 फुट। और खैबर दर्रा के बाद ये आते हैं भारत के सप्त सैंधव प्रदेश। अच्छा, ये थोड़ा सा पेज डबल हो गया है, ठीक है। हाँ, यहाँ ये आते हैं सप्त सैंधव प्रदेश, जो कि आज के समय पे पंजाब कहलाता है, और सिंधु नदी को पार करके, आर्य सिंधु नदी को पार करके सप्त सैंधव प्रदेश में आते हैं। अच्छा, सप्त सैंधव प्रदेश को सप्त सैंधव प्रदेश ही क्यों कहते हैं? क्योंकि सप्त सैंधव प्रदेश में 7 नदियां हैं। कौन कौन सी हैं? सरस्वती, सिंधु, सतलज, झेलम, ब्यास, चिनाब, रावी। इन 7 नदियों के कारण इसे सप्त सैंधव प्रदेश कहा जाता था। अब इनमें 5 नदियां बची हैं भारत में, जो कि 5 नदियों का संगम है, जैसे कि सतलज, झेलम, ब्यास, चिनाब, रावी। ये 5 अंतिम 5 नदियां हैं, ये अभी पंजाब है, ठीक है। 5 नदियों का प्रदेश पंजाब। 7 नदियों का जो प्रदेश था वो था सप्त सैंधव, जिसमें 7 नदियां थी। अब देखो, पूरी की पूरी जो स्टोरी है उसको मैं यहाँ पे मैंने अच्छे तरीके से हैंड राइटिंग में लिखा है, इसे आप लोग समझना। भारत में भाषा का विकास 1500 ईस्वी पूर्व में आर्य जाति के आगमन से माना जाता है। तो भारत में जो भाषा का विकास है वह 1500 ईस्वी पूर्व में जो आर्य जाति थी उसके आगमन से ही माना जाता है, जो कि मध्य एशिया से, मैंने पहले ही बताया आर्य थे जो कि मध्य एशिया से खैबर दर्रे से होते हुए सिंह द्वार या इसे सिंधु द्वार या पश्चिमी द्वार से आर्यों ने भारत में प्रवेश किया। तो लगभग मध्य एशिया से आकर खैबर दर्रे से और सिंधु द्वार से आर्यों ने भारत में प्रवेश किया, तथा सप्त सैंधव प्रदेश, जो सप्त सैंधव था, ठीक है, प्रदेश था, यानी कि पंजाब था, उसमें निवास किया। यह एक पशुपालक जाति थी दोस्तों। जो आर्य जाति थी ये एक प्रकार से पशुपालक जाति थी, यानी कि पशु का पालन करती थी। तो ये एक पशुपालक जाति थी। इसके साथ ही संस्कृत भाषा का आगमन हुआ। मतलब इनके साथ ही जो आर्य आए थे उन्हीं के साथ ही संस्कृत भाषा का क्या होता है? आगमन होता है। और संस्कृत से उत्पन्न सभी भाषाओं को भारतीय आर्य भाषा, यानी कि संस्कृत से जितनी भी भाषाएं उत्पन्न हुई उन्हें भारतीय आर्य भाषा कहा जाता है, और इन्हें 3 भागों में बांटकर पढ़ा जाता है। तो अब हम पढ़ेंगे मुख्य रूप से भाषा। ये मैंने एक प्रकार से हिंदी, क्योंकि हिंदी का पूरा आपको बैकग्राउंड समझना था, इसलिए ये मैंने सारी की सारी चीज़ें पहले बता दी हैं कि बैकग्राउंड में आखिर हुआ क्या था। अब हम डायरेक्ट पढ़ेंगे। जो भारतीय आर्य भाषाएं हैं उनको 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। उन 3 जो भी भाग है, 3 से भाग, ठीक है। ये कौन से भाग हैं इनको अपन सबसे पहले समझते हैं। तो भारतीय आर्य भाषाओं को 3 भागों में बांटा गया है: प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, मध्यकालीन आर्य भाषा और आधुनिक आर्य भाषा। अब प्राचीन आर्य भाषा, जिसका जो समयकाल है 1500 से 1000 ईसा पूर्व के बीच माना जाता है, और ये थी संस्कृत। और संस्कृत के ही 2 रूप प्रचलित होते हैं, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत, ठीक है। इसके बाद आती है मध्यकालीन आर्य भाषा। तो मध्यकालीन आर्य भाषा का समयकाल 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी तक माना जाता है, जिसमें कि पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और अवहट्ट ये सभी मध्यकालीन आर्य भाषा के अंतर्गत आती हैं। और इसके बाद आती है आधुनिक आर्य भाषा। तो आधुनिक आर्य भाषा जो कि 1000 ईस्वी से आज तक मानी जाती है, और आधुनिक आर्य भाषा में हिंदी, मराठी, सिंधी, असमिया, उड़िया, बांग्ला, पंजाबी ये सभी आधुनिक आर्य भाषा के अंतर्गत आती हैं। अब दोस्तों बहुत ज़्यादा प्रश्न बनते हैं। सबसे पहले तो यही प्रश्न बनता है कि जो भारतीय आर्य भाषा है इसे कितने भागों में बांटा गया है? तो 3 भागों में, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक, ठीक है। अच्छा, प्राचीन आर्य भाषा के अंतर्गत कौन कौन सी भाषाएं हैं? वैदिक, लौकिक, ये प्रश्न बनते हैं। वैदिक संस्कृत किस आर्य भाषा का हिस्सा है? तो प्राचीन आर्य भाषा का। इसी प्रकार से इनके समय काल से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो समय काल को भी मैं बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूंगा, या इसको ही मैं जूम करके, देखो यहाँ पे नहीं, यहाँ रहने दो, अभी मैं आखिर में जूम करके एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा और बहुत अच्छे तरीके से इसे मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। अब देखिए, हिंदी भाषा का सही जो विकास क्रम है उसको जान लो
कि हिंदी भाषा का विकास, क्योंकि भाई पहले नंबर पे तो भारत में संस्कृत आई ना, तो संस्कृत के बाद हिंदी कैसे बनी, किस प्रकार से विकसित हुई, उस विकास क्रम को हमें जानना है और समझना है। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे देखना, सबसे पहले भारत में संस्कृत भाषा का आगमन होता है। संस्कृत से ही अगला रूप जो संस्कृत का था वो था पाली, पाली का अगला रूप प्राकृत था, और इसके बाद आती है अपभ्रंश, अपभ्रंश के बाद भाषा का बिगड़ा हुआ रूप जिसे अवहट्ट भी कहते हैं, और उसके बाद आती है हिंदी, और हिंदी का अगला रूप है खड़ी बोली, जिसमें हम खड़ी बोली बोलते हैं ना, क्या भैया का कर रहे, मतलब खड़ी बोली में कुछ खड़े शब्द रहते हैं, ये मान लो। तो दोस्तों अब इस सभी विकास क्रम को जो कि मैंने अभी मतलब यहाँ पे बताया है प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं की, ठीक है, भारतीय आर्य भाषाओं की जो 3 भाग हैं, इन सभी विकास क्रम को मैं अब आपको समझाता हूँ बिल्कुल सीक्वेंस वाइज। सबसे पहले जो संस्कृत भाषा थी, ठीक है, संस्कृत भाषा को अपन जान लेते हैं। संस्कृत भाषा है, इसका जो समय काल है 1500 ईस्वी से 500 ईस्वी पूर्व, ठीक है, 1500 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व के बीच माना जाता है। इसके 2 भाग हैं, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। तो अब हम पहला भाग पढ़ते हैं वैदिक संस्कृत, ठीक है। और जो वैदिक संस्कृत है इसका समय काल कितना है, 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक, ठीक है। और लौकिक संस्कृत का 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। देखो वैदिक संस्कृत है, इसका अन्य नाम, इसका यहाँ पे अन्य नाम दिया गया है वैदिकी, चूंकि वैदिक संस्कृत है इसलिए इसे वैदिकी भी कहा गया है। एक और नाम है छंदस और एक और नाम है छांदस। तो इसके 3 अन्य नाम है। तो छंदस भाषा किसे कहते हैं, वैदिक संस्कृत को। छांदस भाषा किसे कहते हैं, वैदिक संस्कृत को। इसके अंतर्गत लेखन यानी कि वैदिक संस्कृत में कौन कौन से लेखन मतलब लेख लिखे गए, तो वेदों को लिखा गया वैदिक संस्कृत में, वेदांग लिखे गए, पुराण लिखे गए, उपनिषद, वेदांत मतलब उपनिषद को ही वेदांत कहते हैं, अरण्यक और ब्राह्मण ग्रंथ, ये सभी आपके वैदिक संस्कृत के अंतर्गत ही लिखे गए। अच्छा यहाँ पे मैं एक और बात बताता हूँ। अब इसके बाद जो वेद हैं, वेदांग है, पुराण है, उपनिषद है, अरण्यक है, ब्राह्मण ग्रंथ है, ये क्या होते हैं, इनकी डिटेल भी मैंने इस वीडियो में रखी है। जैसे वेद है, तो वेद है इनकी संख्या 4 है। कितने वेद हैं, 4 वेद हैं। 4 वेदों में ऋग्वेद ये सबसे प्राचीन वेद माना जाता है, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद में क्या है, देवताओं की स्तुति का वर्णन किया गया है। सामवेद में भारतीय संगीत का वर्णन है, यजुर्वेद में जप तप का वर्णन है और अथर्ववेद में औषधियों का वर्णन है। तो इस प्रकार से चारों वेद कंप्लीट होते हैं। फिर है वेदांग, जो कि वैदिक संस्कृत के अंतर्गत ही लिखे गए, इनकी संख्या 6 है। वेदांग कौन कौन से हैं, कल्प, शिक्षा, निरुक्त यानी कि सूत्र, छंद, व्याकरण और ज्योतिष, ये सभी वेदांग है। इसके बाद है पुराण। तो कुल मिला के पुराणों की संख्या कितनी है, 18। सबसे प्राचीन पुराण है मत्स्य पुराण, ये प्रश्न बनता है कई बार एग्जाम में। और सबसे आधुनिक पुराण है स्कंद पुराण। इसके बाद है उपनिषद। उपनिषद को ही वेदांत कहते हैं। तो वेदांत, यदि आप लोग अभी नए जमाने के मतलब बच्चे होंगे तो आप लोगों ने आचार्य प्रशांत नाम का सुना, मतलब आचार्य प्रशांत का नाम जरूर सुना होगा। आचार्य प्रशांत जो हैं वह गीता मतलब गीता है वह सिखाते हैं, पढ़ाते हैं, ठीक है। तो वो वेदांत शब्द का प्रयोग करते हैं। तो वेदांत ही उपनिषद है, ठीक है, ये बात आपको दिमाग में रखनी है। वेदांत जो उपनिषद है उनकी संख्या 108 मानी गई है, ठीक है। और यहाँ पे लिखा है ईशावास्य उपनिषद जो है वह सबसे प्राचीन उपनिषद है। तो ईशावास्य उपनिषद सबसे प्राचीन उपनिषद है। और परमहंस परिव्राजकोपनिषद जो है वह सबसे आधुनिक उपनिषद है। इसके बाद दोस्तों हमारी जो वैदिक संस्कृत है उसके जो भी मतलब लेख थे, ठीक है, उनके जो भी प्रमुख ग्रंथ थे उनके बारे में हमने चर्चा कर ली है। अब बात करते हैं हम संस्कृत का दूसरा भाग जो कि है लौकिक संस्कृत, जो कि वैदिक संस्कृत के बाद प्रचलित हुआ। इसका समय काल जो है वह है 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक, ठीक है। तो जो लौकिक संस्कृत है इसका अन्य नाम क्या है, इसको देव भाषा भी कहा जाता है। क्या कहते हैं, देव भाषा। क्यों कहते हैं, क्योंकि लौकिक संस्कृत में ग्रंथों की रचना हुई, जैसे कि रामायण, महाभारत, ये सभी लौकिक संस्कृत में ही लिखे गए। तो जो किसी विशेष विषय पर लिखी गई हो, इसी कारण से इन्हें क्या कहते हैं, शास्त्रीय भाषा। देखो अच्छा, जो लौकिक संस्कृत है इसे शास्त्रीय भाषा भी कहा जाता है। शास्त्रीय भाषा की परिभाषा है वह भाषा जिसका इतिहास 1500 साल पुराना हो तथा इसका साहित्य अन्य भाषा से मेल ना खाता हो, इनको शास्त्रीय भाषा कह देते हैं।
तो अन्य शास्त्रीय भाषा जैसे कि तमिल शास्त्रीय भाषा है, लौकिक संस्कृत भी शास्त्रीय भाषा है, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़िया, इनको शास्त्रीय भाषा का अब हमारे संविधान में कब दर्जा मिला, तो 2004 में तमिल को, लौकिक संस्कृत को 2005 में शास्त्रीय भाषा बनाया गया, तेलुगु को 2008 में, कन्नड़ को 2008 में, मलयालम को 2013 में और उड़िया को 2014 में। तो ये हमारी शास्त्रीय भाषा मतलब कहलाती हैं। इसके बाद दोस्तों जो लौकिक संस्कृत है उसमें आदि काव्य रामायण की रचना होती है। तो जो आदि काव्य है यह सबसे पहला कविताओं का संग्रह है। कई बार प्रश्न बनता है कि सबसे पहला कविताओं का संग्रह कौन सा है, वो है रामायण। आदि कवि कौन माने जाते हैं, तो याद रखना जिस व्यक्ति ने आदि काव्य की रचना की, भाई रामायण की रचना किन्होंने की, वाल्मीकि जी ने, तो आदि कवि कौन है, वाल्मीकि जी। विश्व का सबसे बड़ा जो महाकाव्य है, जी हाँ दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है वो है हमारा महाभारत, जिसको लिखा है वेदव्यास जी ने, और इनका पुराना नाम मतलब ये मान लो इन्हीं का नाम है कृष्ण द्वैपायन, ठीक है, जो कि आगे चल के वेदव्यास जी से प्रचलित हुए। अब देखिए महाभारत जो है इसका पहला नाम था, पहले क्या नाम था, जय संहिता, सहस्त्र संहिता और संहिता, मतलब इसके पहले भी इनको ये कह देते थे जय संहिता, सहस्त्र संहिता और संहिता, ये महाभारत के ही नाम है। अच्छा थोड़ा सा वेदव्यास जी को समझ लेते हैं। तो वेदव्यास जी ये पुराणों के रचयिता हैं, भारतीय इतिहास का इन्हें पिता कहा जाता है, और ये वेदों के संकलनकर्ता भी माने जाते हैं। कौन, वेदव्यास जी। वेदव्यास द्वारा रचित श्लोकों की जो संख्या है वो लगभग 1 लाख है। भाई तुम पढ़ते पढ़ते ये मान लो कि तुम्हारे जीवन के 3 साल निकल जाएंगे पढ़ते पढ़ते, इतने श्लोक ये लिख गए हैं, और उनको समझते समझते तो तुम्हारी जिंदगी निकल जाएगी, और जीवन में उतारने के लिए तो तुम्हारे लिए 10 जन्म चाहिए पड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों हमारी जो संस्कृत भाषा के दोनों हिस्से थे वो समाप्त होते हैं। अब यहाँ पे दूसरा पार्ट आता है, संस्कृत के बाद भाषा का अगला विकास हुआ, वो थी पाली भाषा। पाली भाषा का जो समयकाल है वो है 500 ईसा पूर्व से 1 ईसा तक, ठीक है, 500 ईसा पूर्व से लगभग 1 ईसा तक पाली भाषा है। इसके अन्य नाम देखिए, इसको सबसे पहले तो प्रथम देश भाषा कहती हैं। पहली देश भाषा कौन है, पाली भाषा। इसको पुरानी प्राकृत कहते हैं, क्योंकि इसके बाद प्राकृत भाषा का मतलब उदय होगा, ठीक है, ये मान लो कि इसका अगला रूप रहेगा प्राकृत भाषा, तो इसलिए इसे प्राकृत, पुरानी प्राकृत भी कहा जाता है, और इसे ही प्रथम प्राकृत भी कहते हैं। पाली भाषा के जो जनक थे वो थे गौतम बुद्ध जी। तो ये बात भी दिमाग में रखना कि पाली भाषा के जनक कौन है, गौतम बुद्ध जी। क्यों है, क्योंकि बौद्ध धर्म के सभी उपदेशों का जो लेखन है वह पाली भाषा में किया गया है। तो ये प्रश्न भी कई बार मतलब मन में आता है कि बौद्ध धर्म के सभी उपदेशों का लेखन किस भाषा में किया गया है, तो पाली भाषा में। किस भाषा में किया गया है, पाली भाषा में। बौद्ध धर्म का पहला महाकाव्य भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि बौद्ध धर्म का पहला महाकाव्य कौन सा था, तो वो था बौद्ध चरितम, ठीक है, बौद्ध चरितम, जो कि अश्वघोष द्वारा रचित है, बौद्ध चरितम। अब दोस्तों पाली के बाद जो भाषा का अगला रूप आता है वो है प्राकृत। तो पाली का ही विकसित रूप मान लो प्राकृत है, ठीक है। ये 1 ईसा से 500 ईसा के बीच का मतलब इसमें समयकाल है इसका, और इसके अन्य नाम देखिए क्या क्या है। प्राकृत को गांव की भाषा भी कहा जाता है, ग्रामीण भाषा भी प्राकृत भाषा को कहते हैं। इसे आम बोलचाल की भाषा या आम जन की भाषा कहा जाता है, और इसे द्वितीय प्राकृत भी कहा जाता है, क्योंकि प्रथम प्राकृत कौन है, पाली, द्वितीय प्राकृत प्राकृत। ये प्राकृत भाषा के जो जनक हैं वो है महावीर स्वामी। जैन धर्म के सभी उपदेशों का जो लेखन है वह प्राकृत भाषा में किया गया है। तो जैन धर्म के सभी उपदेशों का जो लेखन है वह आपको प्राकृत भाषा में ही मिलता है, और जनक कौन है, महावीर स्वामी। जैन धर्म का पहला जो महाकाव्य था वो कौन था, कल्पसूत्रम, जिसको लिखा था भद्रबाहु जी ने, ठीक है। वही दोस्तों एक प्रश्न और बनता है कि प्राकृत भाषा का पाणिनि किसे कहते हैं। अच्छा ये पाणिनि शब्द आया है तो इसे भी हम मतलब आगे आपको समझा देते हैं, लेकिन प्राकृत भाषा का जो पाणिनि है वो कहा जाता है हेमचंद्र जी को। तो ये प्रश्न भी कई बार एग्जाम में बनता है। अब बात करते हैं पाणिनि की, आखिर ये पाणिनि कौन है। तो देखिए ये विश्व के पहले व्याकरण लेखक हैं पाणिनि, जिन्होंने अष्टाध्यायी ग्रंथ की रचना की है। तो पाणिनि द्वारा जो रचना की गई है वो है अष्टाध्यायी ग्रंथ। इन्होंने लौकिक संस्कृत का व्याकरण किया था। तो सबसे पहले लौकिक संस्कृत का व्याकरण किया था पाणिनि जी ने, और कई बार प्रश्न बनता है अष्टाध्यायी ग्रंथ के लेखक कौन है, पाणिनि जी हैं, ठीक है।
और इसके बाद आता है अपभ्रंश, यानी कि हमने बात कर ली संस्कृत की, संस्कृत के बाद हमने बात की पाली की। देखिए संस्कृत में हमने लौकिक, पहले हमने वैदिक संस्कृत की बात की, फिर लौकिक की, फिर हमने बात की पाली, और उसके बाद हमने बात की प्राकृत की, ठीक है। और प्राकृत के बाद भाषा का अगला रूप है जो कि है अपभ्रंश, और अपभ्रंश के बाद हम पढ़ेंगे अवहट्ट को। तो अपभ्रंश का जो समय काल है यह है 500 से 1000 ईस्वी के मध्य। इसे अपभ्रंश जो भाषा है इसे आभीर की भाषा, आभीर जानते हो, यानी कि अहीर, अहीर एक जाति है, जैसे कि यादव जाति है, जैसे हमारी यादव जाति है, तो ऐसे ही अहीर जाति है हमारी। तो मतलब आभीर, मतलब ये मान लो अहीर जो शब्द है, अहीर एक जाति है, ठीक है। ये सबसे पहले मैं बता देता हूँ थोड़ी सी बात। आभीर जो है ये तत्सम रूप है और इसका तद्भव रूप है अहीर, ठीक है। तो ये मान लो, तो आभीर की भाषा आचार्य दंडी जी ने कहा है। अड़ा अड़ा की भाषा किशोरीदास जी वाजपेयी हैं, इन्होंने अपभ्रंश को अड़ा अड़ा की भाषा कहा। अशुद्ध भाषा कहा है भरत मुनि ने, तो अपभ्रंश को अशुद्ध भाषा किन्होंने कहा है? भरत मुनि ने। देसी भाषा कहा है स्वयंभू कवि ने। अपभ्रंश क्या होता है? किसी भी भाषा का गिरा हुआ रूप है वह, या बिगड़ा हुआ रूप है वह अपभ्रंश कहलाता है। अपभ्रंश के अन्य नाम कौन कौन से हैं? अपभ्रंश को संक्रमित भाषा, बिगड़ी भाषा, ये दोनों ही कहा जाता है। अपभ्रंश जो शब्द है वह पतंजलि कवि के महाभाष्य ग्रंथ में मिला था। तो अपभ्रंश शब्द कहाँ पे मिला था? पतंजलि कवि के महाभाष्य ग्रंथ में। अपभ्रंश भाषा का सबसे पहला महाकाव्य परमचरु था, जिसमें राम कथा का लेखन किया गया है, और ये स्वयंभू कवि ने, मतलब परमचरु की रचयिता कौन है? स्वयंभू कवि। इसलिए स्वयंभू जो कवि हैं इनको, स्वयंभू कवि को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। प्रश्न बहुत ज्यादा बार बनता है कि अपभ्रंश का वाल्मीकि किन्हें कहा गया है? तो ये कहा गया है स्वयंभू कवि को। स्वयंभू कवि को अपभ्रंश भाषा के आदि कवि भी थे, ठीक है। स्वयंभू जो थे वह अपभ्रंश भाषा के आदि कवि भी थे। परमचरऊ में कड़वक का उल्लेख होता है, मतलब कड़वक का उल्लेख है। और ये कड़वक क्या है? ये महाकाव्य लिखने का एक तरीका है जिसमें छंद और, मतलब छंद और श्लोक रहते हैं। यहाँ पे देखना ये है कड़वक क्या है? ये दोहा चौपाई का बंधन है, मतलब बंधन होता है जिसमें एक दोहा है, उसके बाद 5 या 7 चौपाई, फिर एक दोहा, फिर 5-7 चौपाई। इस प्रकार से कड़वक को लिखा जाता है। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने अपभ्रंश भाषा को 7 भागों में बांटते हुए भारत की अन्य भाषाओं का विकास माना है। तो अब भोलानाथ तिवारी के अनुसार अपभ्रंश के 7 रूप हैं, और इसी प्रकार से भारतीय अन्य भाषाओं का विकास हुआ है। तो इन्हीं 7 भाषाओं को अपन सबसे पहले 7 अपभ्रंश के जो 7 रूप हैं उनको जानते हैं। पहला है सौर सैनी अपभ्रंश, जिसमें कि पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी और गुजराती, इसके बाद इन भाषाओं का विकास हुआ। पैसाची अपभ्रंश से लहंदा, इसको लहतू या कश्मीरी भी कहते हैं, पंजाबी भाषा का विकास हुआ। इसके बाद आती है ब्राचट अपभ्रंश, इससे सिंधी भाषा का विकास हुआ। इसके बाद है महाराष्ट्री अपभ्रंश, जो जिसमें कि मराठी भाषा का विकास हुआ। अर्धमागधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी का विकास हुआ। और इसके बाद है खस अपभ्रंश, इससे पहाड़ी हिंदी का विकास हुआ। और इसके बाद है मागधी अपभ्रंश, जिसमें बिहारी, असमिया, ओडिया और बांग्ला, इन सभी भाषाओं का विकास हुआ। तो कुल मिला के 7 अपभ्रंश हैं, और उनसे कौन कौन सी भाषाओं का विकास हुआ, ठीक है। तो ये प्रश्न बनते हैं, ऐसा है कि हिंदी किस अपभ्रंश से निकली है? तो सौर सैनी अपभ्रंश से। पंजाबी पैसाची अपभ्रंश से, मतलब सिंधी ब्राचट अपभ्रंश से, मराठी महाराष्ट्री अपभ्रंश से, पूर्वी हिंदी अर्धमागधी अपभ्रंश से, पहाड़ी हिंदी खस अपभ्रंश से, और मागधी मतलब यहाँ पे ये बांग्ला, ओडिया, बिहारी, असमिया, ये सभी मागधी अपभ्रंश से निकली हैं। देखिए, अब देखिए अपभ्रंश के, यहाँ पे अपभ्रंश का समय काल था 1000 ईस्वी तक, लेकिन अवहट्ट का समय काल जो है वह 900 से 1100 ईसा के मध्य माना जाता है। तो ये अवहट्ट जो है, इसको विद्वानों ने कोई भाषा नहीं माना है, इसको भाषा का बिगड़ा हुआ समय माना है। ये भाषा का बिगड़ा हुआ रूप भी नहीं है, ये भाषा का बिगड़ा हुआ समय है अवहट्ट। तो इसका समय काल है 900 से 1100 ईसा के मध्य। तो देखिए अपभ्रंश है 500 से 1000 ईस्वी, ठीक है, 500 ईसा से 1000 ईसा के बीच में अपभ्रंश, ठीक है। और इसके बाद हिंदी 1000 से 1350 ईस्वी तक, और आधुनिक समय तक भी। लेकिन इसके बीच में जो भाषा का एक बिगड़ा हुआ समय था वो था अवहट्ट। तो अपभ्रंश भाषा का परिवर्तित रूप ही अवहट्ट को कहा जाता है। अवहट्ट शब्द का सबसे पहले जो
प्रयोग किया है वह ज्योतिश्वर ठाकुर हैं उनके ग्रंथ वर्ण रत्नाकर में मिलता है। अवहट्ट का सर्वप्रथम प्रयोग विद्यापति ठाकुर ने अपने भजन संग्रह कीर्ति लता में किया था। तो विद्यापति ठाकुर, जिनको आप लोग एमए हिंदी के सिलेबस में पढ़ते भी होंगे, विद्यापति जी कौन थे? ये एक मगही, मतलब ये मगधी भाषा के कवि थे। ठीक है, मगधी जो भाषा है, बोली है, उसके कवि थे। और इनकी एक रचना है कीर्ति लता, कीर्ति पताका, ठीक है, पदावली तो मीराबाई की है, कीर्ति पताका, कीर्ति लता। ठीक है, तो ये सभी विद्यापति की रचनाएं हैं। नव वृंदावन नव नव तरुगण नव नव विकसित फूल, नवल वरंस बसंत नवल मलयालिल, मातल नव अलिकूल। ये विद्यापति जी की कुछ पंक्तियां हैं। इसके बाद दोस्तों आती है हमारी हिंदी भाषा, जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे, जिसका समयकाल 1000 से यहाँ पे आज तक माना जाता है। ठीक है, आज तक, और 1350 तक भी माना जाता है, क्योंकि उसके बाद 1350 के बाद खड़ी बोली का भी एक प्रकार से उदय हुआ है, तो इसलिए 1350 यहाँ पे मैंने लिखा है। हिंदी भाषा, सबसे पहले तो हिंदी में हिंदू शब्द को अपन जानते हैं कि ये हिंदू शब्द क्या होता है, क्योंकि कई बार आता है कि हिंदू शब्द क्या है। तो हिंदू जो शब्द बना है वो हिन प्लस दू, ठीक है, इन दोनों शब्दों के योग से बना है, जिसमें हिन का मतलब होता है हनन करना। ठीक है, हिन मतलब हनन करना, और दू मतलब दुष्टों का। तो हिंदू का अर्थ क्या है? दुष्टों का हनन करना। हिंदी का जो जनक है वह माना जाता है भारतेंदु हरिश्चंद्र को। तो हिंदी के जनक कौन कहलाते हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र। और जो भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, इनका जन्म 9 सितंबर 1850 को हुआ था, और 1885 को मतलब इनका निधन हुआ था। अब देखिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, इनको आधुनिक हिंदी का जनक भी कहा जाता है और आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक भी कहा जाता है। आधुनिक हिंदी का जनक किन्हें कहा जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र को। आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक किन्हें कहा जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र को। हिंदी जो शब्द है वह फारसी भाषा से लिया गया है, तो ये बात भी आपको दिमाग में रखनी है। तो हिंदी का सर्वप्रथम उल्लेख इतिहास के आधार पर जफरनामा, जो कि 1424 ईस्वी में लिखी गई थी, सरफुद्दीन शासक के द्वारा, मतलब इन्होंने लिखा था सरफुद्दीन शासक ने। इनके ग्रंथ जफरनामा में हिंदी का उल्लेख होता है। लेकिन हिंदी की जो वैज्ञानिक परिभाषा है उसके अनुसार फारसी धर्म के जैद अविस्ता, ठीक है, और जो कि जैद अविस्ता है, इसको लिखा था जरदृष्ट जी ने 7वीं सदी ईसा पूर्व में। तो वैज्ञानिक परिभाषा फारसी धर्म में जैद अविस्ता, जो कि जरदृष्ट जी हैं, इन्होंने लिखा था 7वीं सदी में, इनके द्वारा मानी जाती है हिंदी की वैज्ञानिक परिभाषा। जॉर्ज अब्राहम गैरसन का भी नाम आप लोगों ने बहुत सुना होगा। तो इन्होंने हिंदी को आम बोलचाल की भाषा कहा। तो ये विदेशी साहित्यकार थे जॉर्ज अब्राहम गैरसन, इन्होंने हिंदी को आम बोलचाल की भाषा कहा। यह प्रश्न भी कई बार बनता है। हिंदी प्रहरी, पुरुषोत्तम दास टंडन जी को हिंदी प्रहरी कहा जाता है, और हिंदी का वास्तविक काल जो है वह 1000 ईसा से माना जाता है लगभग, लेकिन बहुत से विद्वान 1350 ईस्वी से मानते हैं, लेकिन हिंदी का वास्तविक काल लगभग 1000 ईसा से माना जाता है। हिंदी के काल को 3 भागों में बांटा गया है, आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल। आदिकाल 1000 से 1350 ईस्वी तक, मध्यकाल 1350 से 500 सालों का इतिहास है 1850 तक, और आधुनिक काल 1850 यानी कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के जन्म से अब तक। हिंदी का पहला महाकाव्य पृथ्वीराज रासो है, जिसको लिखा है चंदवरदाई ने। इसमें 68 छंदों का प्रयोग हुआ है, और हिंदी का पहला कवि यदि कोई कहलाता है तो वो है चंदवरदाई जी। राहुल संस्कृत्यायन के अनुसार हिंदी के पहले कवि जो हैं वह सरापा ये हैं, ठीक है, राहुल संस्कृत्यायन के अनुसार। डॉक्टर गणपति चंद्र बसु के अनुसार हिंदी के पहले कवि शालिभद्र सूरी, या इनको भरतेश्वर बाहुबली भी कहा जाता है, ठीक है, इनको माना जाता है। हिंदी भाषा का जो जन्म है, देखिए यहाँ पे अलग अलग विद्वानों के अनुसार हिंदी के पहले कवि हैं, लेकिन आप लोगों से पूछे कि हिंदी के पहले कवि कौन है तो वो है चंदवरदाई जी। लेकिन विशेष रूप से पूछे कि राहुल संस्कृत्यायन जी के अनुसार हिंदी के पहले कवि कौन है तो वो है सरापा। अब है हिंदी भाषा का जन्म अपभ्रंश भाषा से हुआ था। तो हिंदी के आदि कवि कौन है, मतलब अपभ्रंश भाषा के आदि कवि कौन है? स्वयंभू जी, ठीक है, और हिंदी के आदि कवि भी स्वयंभू जी को माने जाते हैं। हिंदी का सबसे पहला कवि स्वयंभू को कहा जाता है, तो ये बात भी दिमाग में रखना। हिंदी के सबसे पहले कवि कौन है? स्वयंभू कवि, मतलब स्वयंभू जी।
8वीं सदी में सिद्ध संप्रदाय में, जिसमें 84 सिद्धों की बात होती है, और पहले सिद्ध जो थे वो थे सरापा। ये बौद्ध धर्म से संबंधित थे। यहाँ पे बौद्ध धर्म की भी मैंने बात लिखी हुई है कि बौद्ध धर्म की 2 शाखाएं थी, हीनयान, महायान और वज्रयान। तो हीनयान देखिए यहाँ पे क्या है, बौद्ध धर्म के ऐसे लोग जो केवल उपदेशों का पालन करते हैं वो है हीनयान। और महायान कौन है, जो बौद्ध धर्म के ऐसे लोग हैं जो उपदेश एवं मूर्ति पूजा करते हैं, ठीक है, तो ये है महायान, तो ये मूर्ति पूजा भी करते हैं। और वज्रयान कौन है, ये उपदेश, मूर्ति पूजा प्लस जादू टोना और पूजा पाठ, इन सभी कलाओं में माहिर होते हैं, तो ये वज्रयान कहलाती है। नाथ संप्रदाय के बारे में भी चर्चा होती है, तो इनकी संख्या कुल मिला के 9 थी। ये शैव धर्म को मानते थे और 10वीं सदी में कुल मिला के 900 से 1000 ईस्वी के बीच में नाथ संप्रदाय का जो आरंभ है वो माना जाता है। तो नाथ संप्रदाय के जो संस्थापक थे वो थे मत्स्येंद्र नाथ जी। वास्तविक जो संस्थापक हैं वो माने जाते हैं गोरखनाथ जी। पृथ्वीराज रासों के लेखक जो थे वो थे चंदवरदाय जी। इसकी मतलब मैंने बात कर ली है। यहाँ रासों का अर्थ है वीर रस प्रधान रचनाओं से, क्योंकि पृथ्वीराज रासो शब्द का अर्थ क्या है, वीर रस प्रधान रचनाएं। रासो शब्द का लेखन डिंगल भाषा में किया गया है, तो रासो शब्द का जो लेखन है वह डिंगल भाषा में मिलता है। अब ये डिंगल भाषा कौन सी है, डिंगल भाषा है राजस्थानी हिंदी प्लस अपभ्रंश, इन दोनों को मिला के जो भाषा बनती है उसको ही डिंगल भाषा कहती है। रास का अर्थ क्या है, प्रायद्वीप। किसी भूमि तल का पानी से 3 ओर से घिरा होना प्रायद्वीप कहलाता है। तो भारत क्या है, एक प्रायद्वीप है, ठीक है, भारतीय प्रायद्वीप आप लोगों ने सुना होगा। रास शब्द जैन धर्म से लिया गया है। हिंदी क्या है, 43.63% लोग भारत में हिंदी बोलते हैं। तो भारत में कितने लोग हिंदी बोलते हैं, 43.63% लोग। ये 2011 की जनगणना के अनुसार है, क्योंकि अभी जनगणना नहीं हुई है, इसलिए मतलब इस पर अभी ज़्यादा चर्चा नहीं हो रही है। और लगभग संख्या में बोलें तो 52,83,47,193 लोग हिंदी बोलते हैं। हिंदी भाषा का संबंध या उत्पत्ति सौर सैनी अपभ्रंश से मानी जाती है। हिंदी भाषा की व्युत्पत्ति देखिए किस प्रकार से हुई, यानी कि रचना या बनावट। तो सिंधु नदी है, सिंधु में क्या हुआ, इसको हिंदू मतलब सिंधु से ही एक शब्द बनता है हिंदू, जो कि फारसियों ने दिया था, ठीक है, या ईरानियों ने दिया था। इसमें ई प्रत्यय जोड़ा गया तो हिंदी बन गया, हिंदू में ई जोड़ा तो हिंदी बन गया। हिंदी भारतीय मतलब जो भारोपीय भाषा परिवार है उसकी एक भाषा है। अब हिंदी के बाद अगला रूप आता है भाषा का, जो कि है खड़ी बोली, जो कि 1350 से आज तक इसका समयकाल माना जाता है। अन्य नाम कौन कौन सा है, कौरबी, आकार बहुला, स्टैंडर्ड भाषा। तो खड़ी बोली को कौरबी, आकार बहुला और स्टैंडर्ड भाषा भी कहा जाता है। जॉर्ज गैरसन ने खड़ी बोली को देसी हिंदुस्तानी भाषा नाम दिया। खड़ी बोली का जनक जो है वह है अमीर खुसरो को माना जाता है, जिनका वास्तविक नाम अब्दुल हसन था, जो कि 1253 में मतलब इनका जन्म हुआ था और 1325 को इनका निधन हुआ था अमीर खुसरो जी का। इन्होंने दिल्ली के 7 अलग अलग शासकों के शासनकाल में अपनी सेवाएं दी। उन्होंने अमीर खुसरो जी ने, अमीर खुसरो ने खड़ी बोली का सबसे पहले प्रयोग अपनी पहेलियों में किया था। तो पहेलियों में इन्होंने अपना मतलब खड़ी बोली का सबसे पहले प्रयोग किया। और खड़ी बोली के 2 भेद होते हैं, पद्य शैली कविताओं द्वारा इसमें मतलब लिखी जाती है और गद्य शैली यानी कि कहानी द्वारा। तो पद्य शैली में रस छंद अलंकार युक्त होती है पद्य शैली, और गद्य शैली ये रस छंद अलंकार मुक्त होती है, यानी कि इनमें रस छंद अलंकार नहीं होता है। सर्वप्रथम खड़ी बोली का पद्य शैली में उपयोग जो किया है वह अमीर खुसरो ने किया है, और खालिक बारी ग्रंथ में। ये सारी की सारी चीज़ें मैं बहुत ज़्यादा समझा नहीं रहा हूँ, इसका कारण ये भी है कि ये सारे के सारे फैक्ट हैं और इनको समझाने में भी समय व्यर्थ होगा, और इन सभी फैक्टों को तो आपको लिखना है और नोट डाउन करते चलना है और सुनते चलना है, ठीक है। सर्वप्रथम खड़ी बोली जो है उसका पद्य शैली में प्रयोग किया है अमीर खुसरो ने खालिक बारी ग्रंथ में, और गद्य शैली में प्रयोग किया है सदल मिश्र ने नासिकेता पाख्यान ग्रंथ में 1803 में। खड़ी बोली का सबसे पहला महाकाव्य है प्रिय प्रवास, 1909 में लिखा गया, 1909 और 13 के बीच में यह लिखा गया था। प्रिय प्रवास में क्या है, इसमें राधा जी को समाज सेविका के रूप में दर्शाया गया है, और प्रिय प्रवास के लेखक कौन है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी। इसी वजह से जो हरिओत जी हैं उनको खड़ी बोली का सबसे लोकप्रिय कवि भी कहा गया है या माना जाता है।
खड़ी बोली के का जो आदि कवि हैं वो अमीर खुसरो जी हैं, और अमीर खुसरो को फुटकल कवि भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इनकी रचनाओं में कई भाषाओं के शब्दों का उपयोग किया जाता है, तो इसलिए अमीर खुसरो को फुटकल कवि भी कहा जाता है। शुद्ध खड़ी बोली को अमीर खुसरो ने हिंदी भी नाम दिया। तो शुद्ध खड़ी बोली को यदि बोला जाए कि अमीर खुसरो ने क्या कहा है, तो इन्होंने हिंदी भी नाम दिया है। हिंदवी जो है वह 30 बार हिंदी शब्द का, मतलब इनकी जो एक खालिक बारी ग्रंथ है, उस ग्रंथ में हिंदी शब्द का 30 बार उल्लेख होता है और हिंदी शब्द का 5 बार। अब बात करते हैं बोली की। आखिर ये बोली क्या होती है? तो दोस्तों, बोली आखिर में क्या है? तो बोली क्या है? वह भाषा जो एक छोटे से क्षेत्र में बोली जाए तथा जिसमें साहित्य का लेखन ना किया जा सके, उसको बोली कहेंगे। बोली का स्वयं का व्याकरण भी नहीं होता है। तो ये रही बोली की परिभाषा, और कई एग्जाम में ये परिभाषा एज इट इज ऐसी ही आती है। इसके बाद है विभाषा। जब बोली का क्षेत्र थोड़ा सा बढ़ जाए या एक प्रदेश में बोली जाने लगे तो उसे विभाषा का रूप धारण कर लेती है। विभाषा में साहित्य का लेखन किया जाने लगता है, मतलब इसमें साहित्य का लेखन होता है। तो विभाषा के उदाहरण कौन कौन से? अवधी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, भोजपुरी, मैथिली, ये सभी विभाषा हैं। सबसे पहले साहित्य का लेखन 1354 में ब्रजभाषा में सुधीर अग्रवाल जी ने, मतलब इनके द्वारा किया गया था। प्रद्युम्न चरित्र नामक ग्रंथ इनके द्वारा लिखा गया था। इसी प्रकार अवधी भाषा में 1379 में मुल्ला दाऊद के द्वारा चंद्रायन लिखा गया। इसके बाद है उपभाषा। तो कई बोलियों के समूह को उपभाषा कहा जाता है। अगली है भाषा की परिभाषा। तो उपभाषाओं का जो समूह है वह भाषा कहलाता है, अथवा भावों और विचारों को प्रकट करने वाले मानव मुख से निकले गए ध्वनि संकेतों के जो माध्यम है उनको भाषा कहते हैं। यह भाषा की एक और परिभाषा है। भावों और विचारों के मौखिक, लिखित, सांकेतिक अभिव्यक्ति को भाषा कहा जाता है। तो हिंदी की उपभाषाएं और बोलियां। तो सबसे पहले हिंदी की उपभाषाएं कौन कौन सी हैं और उनकी बोली कौन कौन सी है, आइए उन्हें जानते हैं। तो देखिए, सबसे पहले है पूर्वी हिंदी, जो कि हिंदी की एक उपभाषा है जिसकी बोली है अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। इसके बाद है पश्चिमी हिंदी। ये हिंदी की सबसे बड़ी उपभाषा है। इसमें ब्रज, कन्नौजी, बुंदेली, हरियाणवी, कोरवी, दक्खनी हिंदी मतलब ये बोली जाती हैं। इसके बाद है बिहारी हिंदी, जिसमें भोजपुरी, मगधी और मैथिली बोली जाती है। अच्छा, मैथिली जो मैंने वहाँ पे मगधी यदि लिख दिया हो, मैथिली जो भाषा है उसमें लिखा था विद्यापति जी ने अपने, ये मान लो, कीर्तिलता को। इसके बाद है राजस्थानी हिंदी। राजस्थानी हिंदी जो उपभाषा है इसकी बोलियां हैं जयपुरी, मारवाड़ी, मेवाती, मालवी। इसके बाद है पहाड़ी हिंदी, जिसमें कि कुमाऊनी और गढ़वाली आती हैं। इसके बाद है राजभाषा। आखिर ये राजभाषा क्या है और राष्ट्रभाषा क्या है, आइए इन्हें जानते हैं। राजभाषा यानी कि अंग्रेजी में इसे कहते हैं ऑफिशियल लैंग्वेज। सरकारी कामकाज की भाषा को राजभाषा कहा जाता है। भारत की राजभाषा हिंदी है तथा अंग्रेजी भी राजभाषा है। ठीक है, तो अंग्रेजी जो भाषा है वह द्वितीय राजभाषा या सहायक राजभाषा या उपराजभाषा भी कहलाती है। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया, और इसी कारण हर वर्ष 14 सितंबर को, ठीक है, 1953 से हिंदी दिवस मनाया जाने लगा, और हर वर्ष 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। और शुरुआत कब से हुई? 1953 से हिंदी दिवस की शुरुआत हुई, राष्ट्रीय हिंदी दिवस की। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है, ये बात भी आपको दिमाग में रखनी है। अब थोड़ा सा हम भारतीय संविधान को भी जान लेते हैं, क्योंकि अब हमें ये जानना है कि जो अनुच्छेद 343 है और उसके बाद अनुच्छेद 351 है, तो इन सभी अनुच्छेद में हिंदी के लिए क्या क्या लिखा गया है, उन सभी चीज़ों को अपन को, भाषा संबंधी प्रावधान को जानना है। तो अपन उससे पहले भारतीय संविधान को थोड़ा सा जान लेते हैं। भारतीय संविधान, जिसमें 22 भाग हैं, अनुसूची कुल मिला के 12 है और अनुच्छेद कुल मिला के 395 है। राजभाषा संबंधी प्रावधान है वह जो भारतीय संविधान का भाग 17 है उसके 343 से 351 अनुच्छेद में निहित है। कुल मिला के जो संविधान है उसको बनाने में 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा, और हमारा जो संविधान है वह 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया, जिसे
26 जनवरी 1950 को मतलब लागू कर दिया गया था। इसके बाद 6.4 नहीं 64 लाख रुपए का लगभग खर्च आया था संविधान को बनाने में, और 60 देशों की यात्राएं की गई थी संविधान को बनाने में। तो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान भी है हमारा, जो हमारा संविधान है। हमारे भारतीय संविधान को उधारी का थैला भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें कई देशों के संविधानों को मतलब लिया गया है, कई अनुच्छेदों को दूसरे देशों से लिया गया है। सर्वोच्च संविधान भी कहा जाता है, सबसे लचीला फ्लेक्सिबल संविधान भी कहा जाता है, क्योंकि इस संविधान में संविधान संशोधन की भी प्रक्रिया है। इसको कठोर संविधान भी कहा जाता है, कुछ आर्टिकल ऐसे हैं जिनको मतलब तोड़ना नामुमकिन भी है, ठीक है। और सबसे बड़ा लिखित संविधान भी हमारे संविधान को कहा जाता है। तो आइए दोस्तों, संविधान के भाग 17 को हम पढ़ते हैं, जिसमें अनुच्छेद 343 से 351 तक बात करेंगे, जिसमें हिंदी भाषा का जिक्र मिलता है। तो सबसे पहला है अनुच्छेद 343। अनुच्छेद 343 ये कहता है कि भारत की जो राजभाषा है वह हिंदी होगी, राष्ट्रीय लिपि देवनागरी होगी। तो अनुच्छेद 343 ने कहा भारतीय राजभाषा है वह हिंदी होगी, राष्ट्रीय लिपि देवनागरी होगी, और अंकों का स्वरूप है वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होगा। लिपि क्या है, यहाँ पे देखिए राष्ट्रीय लिपि देवनागरी होगी, तो यहाँ पे लिपि शब्द को भी मैंने यहाँ पे बताया है, ध्वनि चिन्हों को लिखने का तरीका लिपि है। अच्छा, इसको भी मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे मैंने बोला आ, अब भाई आ को तुम्हें लिखना तो पड़ेगा, तो ये जो तुम लिख रहे हो ध्वनि चिन्हों को, ये लिखने का जो तरीका है ये लिपि है, ठीक है। बिना लिपि के कोई भी भाषा को आप लिख नहीं सकते हो। इसके बाद आता है अनुच्छेद 344। अनुच्छेद 344 ये कहता है कि राष्ट्रपति राजभाषा आयोग का गठन कर सकते हैं और राजभाषा संबंधी सलाह के लिए। तो अनुच्छेद 344 क्या कहता है कि राष्ट्रपति जी हैं वह राजभाषा आयोग का गठन कर सकते हैं राजभाषा संबंधी सलाह के लिए। इसे एक संसदीय राजभाषा आयोग भी कहा गया। राजभाषा आयोग का अध्यक्ष हमेशा राष्ट्रपति ही चुनेंगे। इसके बाद है अगला अनुच्छेद, अनुच्छेद 345। इसमें राज्यों व केंद्र शासित प्रदेश को अधिकार है कि वह 22 प्रादेशिक भाषाओं का राजभाषा के रूप में चयन कर सकते हैं। तो याद रखना, इसमें उनके पास ऑप्शन है कि वो 22 में से कोई भी अपने मतलब कोई भी भाषा को अपनी राजभाषा बना सकते हैं राज्य। अनुच्छेद 346 ये कहता है कि जब दो राज्य आपस में बात करेंगे तो वह संघ की भाषा का प्रयोग करेंगे, यानी कि जो देश की भाषा है उसका प्रयोग करेंगे, संघ की भाषा का प्रयोग करेंगे। केंद्र शासित प्रदेश प्लस राज्य जब बात करेंगे तो क्या करेंगे, जैसे कोई केंद्र शासित प्रदेश है या राज्य है तो वो कौन सी भाषा का बात करेंगे, संघ की भाषा का मतलब प्रयोग करेंगे, अपनी बात करने के लिए संघ की भाषा का प्रयोग करेंगे। विभिन्न या विशेष परिस्थितियों में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाएगा। अनुच्छेद 347 क्या कहता है, राज्य की जनसंख्या के लिए एक छोटे से भाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा को राष्ट्रपति अनुसूची 8 में स्थान दे सकते हैं। और ये अनुसूची 8 क्या है, ये बाद में जोड़ी गई एक अनुसूची है। जो अनुच्छेद 348 है, इसमें उच्चतम न्यायालय यानी कि एससी, उच्च न्यायालय जो होता है हाई कोर्ट यानी कि उच्च जो न्यायालय है एचसी, ठीक है, अधिनियम यानी कि इसको कहते हैं एक्ट, और विधेयक यानी कि बिल, इन सभी के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाएगा। तो अनुच्छेद 348 क्या कहता है, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, अधिनियम और विधेयक, इन सभी के लिए, इन सभी को पारित करने के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाएगा। अनुच्छेद 349 क्या कहता है, भाषा संबंधी विधियों को नियमितता का अधिकार है। तो भाषा संबंधी जितनी भी विधियां हैं उनको नियमितता का अधिकार देता है अनुच्छेद 349। अनुच्छेद 350 क्या कहता है, तो ये कहता है कि व्यथा निवारण के अभ्यावेदन की भाषा राजभाषा होगी। व्यथा यानी कि समस्या, समस्या निवारण के लिए जो भी भाषा होगी वह राजभाषा होगी। मातृभाषा की शिक्षा को प्रारंभिक स्तर पर लागू करना होगा, ये बात करता है अनुच्छेद 350। अनुच्छेद 351 क्या कहता है, केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार का दायित्व होगा कि वो हिंदी भाषा का प्रचार एवं प्रसार करें। ये बात है अनुच्छेद 351 में, ठीक है। 351 रुपये का शगुन लेके केंद्र सरकार और राज्य सरकार का दायित्व है कि वो हिंदी भाषा का प्रचार और प्रसार करें। अब इसके बाद दो अनुच्छेद और इम्पोर्टेंट है, एक है 120 और एक है 210। तो 120 का उल्टा रूप मान लो 210, ठीक है। तो 120 क्या है, जो संसद की कार्यवाही है,
कार्य प्रणाली है वह राजभाषा हिंदी और द्वितीय राजभाषा अंग्रेजी में पूर्ण होगी। और अनुच्छेद 210 कहता है राज्य के विधानसभा जो विधानमंडल है उसकी कार्यवाही राज्य की राजभाषा या जो राजभाषा हिंदी है या द्वितीय राजभाषा अंग्रेजी है उनमें संपन्न होगी। तो राज्य के विधानमंडल की जो कार्यवाही है वह राज्य की राजभाषा या राजभाषा हिंदी या द्वितीय राजभाषा अंग्रेजी में ही संपन्न हो सकती है। तो यहाँ पर हमारे जितने भी अनुच्छेद थे वो समाप्त होते हैं। अब हमने लिपि शब्द को समझा था, तो आखिर लिपि ध्वनि चिन्हों को लिखने का तरीका जो है वह लिपि है। ठीक है, ये बात तो हमने आप लोगों को बता ही दी थी। इसको फॉन्ट या स्क्रिप्ट भी कहते हैं। तो लिपि शब्द का प्रयोग किया है अष्टाध्यायी ग्रंथ से आया है। लेखक कौन है? पाणिनि। व्याकरण ग्रंथ, पाणिनि ने क्या लिखा है? व्याकरण ग्रंथ लिखा है। और ये जो अष्टाध्यायी ग्रंथ है ये लौकिक संस्कृत का एक ग्रंथ है। ध्वनि चिन्हों को लिखने का तरीका लिपि कहलाता है। जो देवनागरी लिपि है यानी कि हमारी जो देवनागरी लिपि है उसमें कुल मिला के 52 वर्ण है। कितने वर्ण है? 52 वर्ण है। अच्छा, एक और वर्ण यहाँ पे जोड़ा गया है इस प्रकार का वर्ण, तो इसको भी आप लोग मतलब मान सकते हैं कि अब 53 वर्ण हो गए हैं देवनागरी लिपि में। इसको 2024 में जोड़ा गया था। ठीक है, 52 वर्ण के व्यवस्थित समूह को ही वर्णमाला कहते हैं। यहाँ पे वर्ण मात्रा नहीं, वर्णमाला है। ठीक है, जो कि हमारा अगला टॉपिक है वर्णमाला, और इसको हम बिल्कुल मज़ेदार तरीके से समझेंगे क्योंकि यहाँ से हमारी हिंदी की रियल शुरुआत होती है। यहाँ पे तो हिंदी का एक बेस है जो कि हम समझा रहे हैं आपको। भारत में लिपियों की जो संख्या है वह कुल मिला के 22 है और 780 भाषाओं को लिखा गया है 22 लिपियों में। विश्व में कुल मिला के 400 लिपियाँ हैं और कई लिपियाँ मतलब ऐसी हैं जिनको अभी तक पढ़ा या समझा नहीं गया है। तो देखिए हिंदी है, हिंदी में ये आप लोगों ने ऐसे जब भी अपन लिखते हैं तो ये देखिए, यहाँ पे मैं पहले इसको जूम करता हूँ, ये देखना। जैसे मैंने लिखा राम, राम को मैंने लिखा और उसके बाद मैंने यहाँ पे ऊपर एक रेखा खींच दी है। ठीक है, अरे यार, जैसे मैंने ये लिखा राम और राम को यहाँ पे देखना, ये मैंने एक रेखा खींची है। तो इस रेखा का क्या नाम है? ये वाली रेखा, तो इसको कहते हैं शिरोरेखा। तो आज से याद रखना, हिंदी के ऊपर जो सिरों पर लगी रहने वाली जो रेखा है ये शिरोरेखा कहलाती है। ठीक है, शिरोह रेखा या शिरोरेखा इसको कहते हैं। तो देखो देवनागरी लिपि में देखो शिरोरेखा का आप लोगों को कॉन्सेप्ट आई होप समझ में आ गया होगा। यहाँ पे मैं एक बार और समझा देता हूँ। जैसे कि देखो इसको जूम करता हूँ, जैसे ये हिंदी के ऊपर लिखा है ये डंडा है ना, इसको शिरोरेखा कहते हैं, इसे शिरोरेखा कहते हैं। इसे लिपि के ऊपर है, इसको शिरोरेखा कहते हैं। ठीक है, देवनागरी लिपि में कौन कौन सी मतलब देवनागरी लिपि में कौन कौन सी भाषाएं लिखी जाती हैं? हिंदी, खड़ी बोली, मराठी, सिंधी, ये सभी देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। पंजाबी भाषा है वह गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। उर्दू भाषा को अरबी लिपि में लिखा जाता है। भाषा और लिपि एक दूसरे के पूरक कहलाते हैं। पूरक यानी कि पूरा करने वाले। भाई बिना लिपि के तुम भाषा को नहीं लिख सकते हो, तो ये भाषा और लिपि क्या है? एक दूसरे के पूरक कहलाते हैं। भारत में लिपि के सर्वप्रथम जो साक्ष्य हैं वह सिंधु घाटी सभ्यता में मिले हैं और भारत की सबसे पहली लिपि जो है वह ब्राह्मी लिपि मानी जाती है। ब्राह्मी लिपि को लिखा है श्रव्य ऋषियों के द्वारा और ये 500 ईसा पूर्व से 350 ईसा पूर्व के बीच में लिखी गई। तो इसमें 2 शैलियाँ थी, एक थी उत्तरी शैली और एक थी दक्षिणी शैली। ठीक है, ब्राह्मी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग है वह वैदिक आर्यों ने किया था। और ग्रंथ देखना, वैदिक आर्यों का ग्रंथ भगवान के अवतार जिनमें देव भाषा थी और विशेष विषय पर लिखे गए। और देखो ग्रंथ जो रहते हैं उनमें भगवान के अवतारों का वर्णन होता है। ये कुछ विशेष विषयों पर लिखे जाते हैं और इन्हीं ग्रंथों को देव भाषा भी कहते हैं। तो इस प्रकार से वैदिक आर्यों ने सबसे पहले ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया था। देवनागरी लिपि के अन्य नाम कौन कौन से हैं? तो इसको लोकनागरी या हिंदी लिपि भी कहा जाता है। साक्ष्य कहाँ पे मिलते हैं लिपि के? तो गुजरात में देवनागरी लिपि के साक्ष्य मिलते हैं। 8वीं सदी में राजा जयभट्ट के लेखों में देवनागरी के सर्वप्रथम साक्ष्य मिलते हैं। अच्छा, देवनागरी जो है उसके 4 भेद हैं: अर्धनागरी, पूर्वनागरी, नंदी नागरी और नागरी। अर्धनागरी ये पश्चिम भारत में प्रचलित है। ठीक है, और पूर्वी नागरी ये पूर्वी भारत में प्रचलित है। नंदी नागरी ये दक्षिण भारत में प्रचलित है।
और नागरी है यह उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और राजस्थान में प्रचलित है। अच्छा, हिंदी को हम नागरी में लिखते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों चूंकि हमारा थोड़ा सा मोबाइल है आज ये हैंग कर रहा है, यहाँ पे मैं लिख ही नहीं पा रहा हूँ, मतलब लिख बाद में आ रहा है, तो इन चीज़ों को अभी मैं केवल बोल देता हूँ और आप लोग इसे पढ़ लेना, ठीक है। हिंदी को हम नागरी में लिखते हैं और इसे पश्चिमी नागरी भी कहते हैं।